मेरे बाबा सुबह होते ही बंगले पर जाते और वो रात को वापस आते थे। बाबा वहाँ काम क्या करते थे और उनकी नौकरी क्या थी हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं थी, ना ही माँ को। हम दोनों जब भी बाबा से पूछने की कोशिश करते थे कि आप बंगले पर क्या काम करते हैं, तो बाबा हमें घूरने लग जाते और खामोश कर दिया करते थे। और कभी कभी ये कहते थे कि तुम दोनों को इससे क्या लेना देना है, तुम्हारी तो ज़रूरत पूरी हो रही है। इसी बात पर बाबा और माँ में झगड़ा भी हो जाता था, क्योंकि हमारी ज़रूरत भी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही थी। लेकिन बाबा को कुछ नज़र नहीं आता था। वे अपने काम को लेकर ईमानदार थे। सर्दी गर्मी बारिश होते हुए भी निकल जाते थे। कभी कभी माँ रोते हुए कहती थी कि पता नहीं तेरे बाबा बंगले पर क्या काम करते हैं, उन्हें तो इतने पैसे भी नहीं मिलते कि हमारी ज़रूरत ही पूरी हो सके, और हमसे रूठ उठ कर भाग कर काम पर जाते हैं कि जैसे कि हमसे भी ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ उनके लिए वहाँ इंतज़ार कर रही हो। मैं पिछले 3 साल से माँ और बाबा की ये बातें और तकरारें सुन रही थी, और कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं भी बाबा के साथ बंगले पर जाऊं और जाकर देखूं कि बाबा वहां पर करते क्या हैं। फिर एक दिन ये मौका मेरे हाथ आ ही गया। गर्मी बहुत हो रही थी, बाबा तैयार होकर काम पर जा रहे थे, तो मैंने भी कह दिया कि आज से मैं भी आपके साथ बंगले पर जाऊंगी। कम से कम ठंडे कमरे में तो बैठकर सुकून तो मिलेगा। बाबा ने मुझे गहरी नजरों से देखा और कहने लगे कि हमारा घर छोटा और गर्म जरूर है, लेकिन अमीरों के बंगलों से कहीं ज्यादा सुकून है। वैसे भी अमीर लोगों से ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती। बाबा की बात सुनकर मैंने नाराजगी से कहा, तुम खुद तो सारा दिन वहां पर ठंडे एसी में गुजार कर आ जाते हो, ठंडक के मजे लूटते हो, और हम यहाँ टीन की चादरों में पड़े रहते हैं। अपनी चादर भी गल चुकी है और सारा दिन धूप छन छन कर कमरे में आती रहती है। मैं तो आज यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे तो आप अपने साथ लेकर जाइए। बाबा ने फिर से मुझे सख्ती से इनकार कर दिया और कहने लगे कि मैं वहाँ आराम करने के लिए नहीं जाता, तेरा भला वहाँ पर क्या काम होगा। बाबा के इस तरह इनकार करने पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। पता नहीं बाबा बंगले पर ऐसा कौन सा काम किया करते थे जो शायद मुझसे और माँ से छुपाना चाहते थे। मेरे अंदर एक नया सपना सज गया था और मैंने तय कर लिया था कि मैं जानकर ही रहूंगी कि आखिर बाबा बंगले पर जाकर करते क्या हैं। इसलिए मैं दोबारा से जिद करने लगी और बाबा के पीछे ही चल दी। आज तो मैं भी बंगले पर ही जाऊंगी और सारा दिन आपके साथ ही रहूंगी। इससे पहले कि बाबा दोबारा इनकार करते, माँ भी मैदान में उतर आई और कहने लगी, बच्ची ठीक कह रही है, यहाँ सारा दिन गर्मी में क्या करेगी, इसे अपने साथ ले जाओ। दरअसल माँ मुझसे जान छुड़ा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं घर में रहूंगी तो सारा दिन उनका दिमाग खराब करती रहूंगी, और मेरे बंगले पर जाने से माँ को भी पता चल जाता कि बाबा सारे दिन बंगले पर करते क्या हैं। जब मेरे और माँ के आगे बाबा की एक न चली, तो बाबा मुझे ले जाने के लिए तैयार हो गए। हम कच्ची बस्ती में रहते थे, पर बंगले वाली सोसाइटी कुछ दूर ही थी। फासला बहुत दूर था, लेकिन उन दोनों जगह के दरमियान जो फर्क था वह शायद खत्म नहीं हो सकता था। एक तरफ भूख और ख्वाहिश की जंग थी, तो दूसरी तरफ पैसे की कोई परवाह नहीं थी। पापा ने मुझे सख्ती से कह दिया था कि मेरे पीछे ना घूमना, बल्कि खामोशी से एक तरफ बैठे रहना। मुझे शिकायत का मौका मिला तो मैं तुझे वापस घर लेकर छोड़ जाऊंगा। मैं फौरन बाबा से वादा कर ली कि मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। हम बंगले में पहुंचे तो सबसे पहले बड़ी मालकिन से हमारा सामना हो गया। बाबा ने फौरन अदब से उन्हें सलाम किया और मुझे भी सलाम करने के लिए कहा। मैंने डरते डरते उन्हें सलाम किया तो बड़ी मालकिन ने एक जोर की निगाह मुझ पर डाली और बाबा से पूछने लगी कि ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो तुम्हें मालूम है ना कि बंगले में गैर जरूरी लोगों का दाखिल होना मना है। बाबा ने फौरन बड़ी मालकिन को कहा कि ये मेरी बेटी है और आज ये मेरे साथ आ गई है। बड़ी मालकिन की निगाह अजीब तरह से मुझे जमी हुई थी। वे एक लंबी चौड़ी सवाली सी औरत थी, जिनके घुंघराले बाल थे और वैसे ही तैयार थी कि जैसे किसी दावत में जा रही हो। पहली नजर में तो मुझे वह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। मुझे तो लगा था कि बंगले की मालकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत होगी, लेकिन उनके सामने तो मेरी माँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बाबा को बातें कहने लगी कि एहतियात करना, इसके आने से कहीं तुम्हारे काम में कोई कोताही ना हो जाए। मैं काम में हरगिज भी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी और इसे अपने काम से कोसों दूर रखना। बाबा ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे। वह तो बाबा को हिदायत देकर चली गई थी। बाबा ने मेरी तरफ देखकर मुझे भी सब कुछ समझा दिया था कि पूरे दिन मेरे पीछे मत रहना, एक ही जगह पर बैठे रहना। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया था कि बाबा यहाँ क्या काम करने थे, जिसके लिए इतनी एहतियात और जिम्मेदारी की जरूरत थी। मुझे छोड़कर न जाने कहाँ निकल गए थे। मैं खामोशी से किचन के आगे बैठी हुई थी कि मालकिन की बेटी रिमशा दोपहर के वक्त स्कूल से लौट कर आई थी। अपने कमरे
कमरे में जा रही थी, मुझे देख कर रुक गई और फिर मेरे पास चली आई। वह मुझसे कुछ साल ही छोटी थी। मुझे देखकर उसकी नजरें एक जगह टिक गई थी और फिर वह मेरे करीब आकर पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। मैंने उसे बता दिया, मैं अमन चाचा की बेटी हूँ। वह सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, चलो फिर मेरे कमरे में चलो, हम मिलकर मजे करेंगे। शायद इस बड़े से बंगले में तन्हाई का शिकार थी, क्योंकि उसके दोनों बड़े भाई पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए थे और उसकी कोई बहन भी नहीं थी। ये बात बाबा ने मुझे रास्ते में बताई थी। मुझसे मिलकर वह बहुत ज्यादा खुश हुई और सारा दिन उसने मेरे साथ बहुत हंसी खुशी निकाल दिया। मुझे लगा नहीं था कि वह इतने बड़े बंगले की मालकिन की बेटी है। उसके अंदाज बिल्कुल मेरी तरह ही थे। हाँ, उसका चलना फिरना उठना बैठना ये बता रहा था कि वह करोड़पति माँ की इकलौती बेटी है। वह दिन मेरी जिंदगी का यादगार दिन बन गया। इतने बड़े बंगले में दिन गुजारना मेरे लिए किसी ख्वाब से सही था और फिर रिमशा ने ज्यादा ही खूबसूरत बना दिया था। उस दिन उसने मुझे एक से बढ़कर एक मजे की चीज खिलाई थी और एसी की ठंडक में सारी गर्मी खत्म हो गई थी। लेकिन सारा दिन बाबा मुझे कहीं पर नजर आए और ना ही वह मेरे पास आए थे। पता नहीं वह कहाँ पर थे और क्या काम कर रहे थे। मैं भी रिमशा के साथ ऐसे मसरूफ होगी कि अपना ख्याल ही नहीं आया और सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद मैं अक्सर बाबा से फरमाइश करती थी, बाबा के साथ बंगले पर जाने लगी। बाबा को भी मुझे ले जाने में कोई एतराज ना हुआ था, क्योंकि वे जानते थे कि मैं सारा दिन रिमशा के साथ गुजारती हूँ, उन्हें तंग नहीं करूंगी। अलबत्ता वे अक्सर मुझे आगाह करते थे कि बड़ी मालकिन के सामने मत जाना। बाबा को बड़ी मालकिन का बहुत ज्यादा डर था, कहीं ऐसी कोई बात थी जो मुझे मालूम नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं बाबा के साथ बंगले पर गई तो इत्तेफाक हमारे सामने पहले ही बड़ी मालकिन से मुलाकात हो गई। मुझे देखते ही वे कड़क लहजे में कहने लगी कि आज फिर चली आई हो फातिमा, तुमसे अपने घर में बैठा नहीं जाता। उनके जुमले में अजीब सी सख्त थी। अब्बा को फड़फड़ाते हुए कहने लगी थी कि रात से घर में कोई लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए फातिमा जिद करने लगी थी। बड़ी मालकिन बाबा से कहने लगी, ठीक है, फिर ये तुम्हारे काम के दरमियान आए, तुम समझदारी से अपना काम करो और इसे एक तरफ बिठा दो। जानते हो ना कि तुम्हारा काम किस कदर जरूरी है। बाबा ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। बड़ी मालकिन से ये कहकर अपने कमरे में चली गई और बाबा नाराजगी से मुझे देखते हुए कहने लगे, इसलिए मैं तुझे यहाँ नहीं लेकर आता। बड़े बड़े बंगले हम जैसे लोगों के लिए नहीं बने हैं। मैंने बाबा की बात को नजरअंदाज किया। ना ही मुझे बड़ी मालकिन से कोई लेना देना था और ना ही उनकी किसी बात से मुझे कोई फर्क पड़ता था। मुझे तो यहाँ का ठंडे हवा नसीब हो गई, क्योंकि चारों तरफ एसी चल रहे थे और मैं जानती थी कि रिमशा मुझे देखते ही खुद अपने कमरे में ले जाएगी, क्योंकि वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। रिमशा हरगिज भी बड़ी मालकिन जैसी नहीं थी, क्योंकि वह बहुत मोहब्बत करने वाली बड़े दिल की मालिक थी। वो बहुत सीधे साधे स्वभाव की थी। यही वजह थी कि हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मुझे इधर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी, रिमशा किसी काम के लिए कमरे से बाहर निकली। मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे देख लिया और फौरन हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। वह जल्दी जल्दी बता रही थी कि उसके स्कूल में पार्टी है और वह उसकी तैयारी में ही मसरूफ है। मैंने तो आज तक स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी थी और ऐसे ही 15 साल की हो गई थी। रिमशा मेरे सामने अपने कपड़े लाए बैठी थी, जो वह दुबई से खरीद कर लाई थी, और उन कपड़ों को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने आज तक इतने महंगे कपड़े नहीं देखे थे। रिमशा मुझसे पूछ रही थी कि मैं स्कूल की पार्टी में क्या कपड़े पहनूं, और मैं सोच रही थी कि इनमें से कोई एक जोड़ा ऐसा नहीं है जिसे रिजेक्ट किया जा सके। बाद में रिमशा ने खुद ही एक जोड़ा उठा लिया और कहने लगी कि ये मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं ज्यादातर उसकी हर बात में हाँ मिला देती थी। मैं उसे नाराज करके दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हसरत पैदा हो गई थी। मेरे तन पर जो लिबास था वह भी रिमशा के उतरन थे, और इतने खूबसूरत लिबास देखकर मेरा भी दिल चाह रहा था कि मेरे पास भी ऐसे ही कपड़े हो। सारा दिन मैं रिमशा के साथ ऐसे ही गुजर गया। जब शाम को मैं बाबा के साथ वापस घर लौटी तो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर बाबा कहने, क्या बात है फातिमा, रिमशा बीबी के साथ कोई बात हुई है क्या? मैंने बाबा से कहा कि आखिर हम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। मेरे पास 2 ही जोड़े हैं, एक धुलता है तो दूसरा पहन लेती हूँ। मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। उन्होंने घूर घूर के मुझे देखा और कहने लगे, तुम इसलिए बंगले पर जाती हो कि ताकि वापसी पर ऐसी फरमाइश कर सको? क्या तुझे नहीं पता कि तेरे बाप की औकात क्या है?
ऊपर वाले का शुक्र है कि तुझे खाने को मिल रहा है, वरना मेरी तो ये औकात भी नहीं। बाबा का चेहरा जैसे एकदम बिखरा हुआ सा महसूस हो रहा था और मैं शर्मिंदा हो गई थी। मेरी ख्वाहिशों ने बाबा को उनकी नज़रों में गिरा दिया था। मैंने फ़ौरन बाबा से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। और मैं सोच रही थी कि क्या कोई ऐसा जादू का चिराग मुझे मिल जाए जिसे घिसने से जिन निकले और वो हमें अमीर कर दे और हमारी गरीबी को चुटकियों में दूर कर सके और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। एक अच्छी ज़िंदगी को जीने का हक हर एक इंसान का है। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश थी। अगले कुछ दिन तक बाबा मुझे जानबूझकर बंगले पर नहीं लेकर गए और फिर एक दिन मैंने बाबा से बात की और बहुत ज़िद की कि मुझे रिमशा की याद आ रही है। तो बाबा मुझे अपने साथ ले गए थे, लेकिन कहने लगे कि अमीर लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है वही काफ़ी है। मैंने फ़ौरन बाबा से वादा कर लिया कि मैं ज़्यादा मिलूँ जुलूँगी नहीं और ज़्यादा फरमाइशें भी नहीं करूँगी। जैसे ही मैं बंगले पर पहुँची तो रिमशा ने मुझे देखा। वह मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। अपने नए फ़ोन और अपने नए जूते दिखाने लगी। इतना महंगा और कीमती फ़ोन देखकर मेरा दिल ललचा गया। बाबा से किया गया वादा मैं भूल गई थी। अचानक बहुत सी हसरतों ने मेरे दिल में जन्म लिया था और ना चाहते हुए भी मैंने रिमशा से पूछ लिया था कि तुम लोग इतने अमीर कैसे हो? क्या पैसा किसी पेड़ से मिलता है या फिर तुम्हारी माँ का कोई बड़ा सा कारोबार है? मेरी बात सुनकर रिमशा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, फातिमा कैसी बातें कर रही हो? तुम पैसा कभी भी पेड़ पर लटका हुआ मिला है? ना ही पैसा पेड़ पर लगता है और ना ही माँ का कोई कारोबार है। बस माँ एक काम करती है और उससे बहुत सारा पैसा मिल जाता है। रिमशा की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। उसकी माँ ऐसा कौन सा काम करती है जिससे वह करोड़ों के पैसे कमा रही है? मेरे बाबा तो सालों से इस बंगले में नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे घर तो पैसा नहीं था और हमारी अभी तक किस्मत बदली नहीं थी। मैंने दिल से कहा कि मुझे भी तो बताओ तुम्हारी माँ क्या काम करती है? मुझे भी अमीर होना है और मैं भी काम करना चाहती हूँ। रिमशा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, अगर देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, लेकिन ये बात किसी के सामने ना कहना। अगर तुम भी माँ की तरह काम करोगी तो देखना तुम्हारे पास भी बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। रिमशा बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी और मासूम थी। मैं जानती थी कि वह बात मुझे अपनी सादगी और अपनी मासूमियत में बता रही है, इसलिए मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाती चली गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और चोरी चुपके से मुझे अपनी माँ के कमरे तक ले गई। मैंने रिमशा से कहा कि ये बड़ी मालकिन का कमरा है, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी। कहने लगी कि तुम चलो तो सही, माँ को पता नहीं चलेगा। मैंने खिड़की से देखा, माँ लॉन में थी और उन्हें यहाँ आने में वक्त लगेगा। वह मुझे ज़बरदस्ती अपनी माँ के कमरे में ले गई थी। कमरा खाली था। उसने मुझे बिस्तर के नीचे छिपा दिया और खुद भी मेरे साथ छिप गई। डर के मारे मेरा सांस रुक रहा था। बाबा को पता चल गया कि मैं कमरे में हूँ तो बाबा तो मेरी जान ही ले लेंगे, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी। मैं जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, वे बार बार मेरे मुंह पर हाथ रख देती, मुझे खामोश कर देती और फिर कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। कदमों की आहट आ रही थी। अब कोई करीब चला आ रहा था। जब मैंने बिस्तर के नीचे झांक कर देखा तो मेरे अपने बाबा, जो मालकिन के कमरे में दाखिल हुए थे। बाबा को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। पकड़े जाने के डर से मैं खामोश ही थी, लेकिन रिमशा बहुत सुकून से बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। बाबा अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पीछे बड़ी मालकिन भी मौजूद थी। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मेरे सर पर सातवां आसमान गिर गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बाबा ऐसा काम भी कर सकते हैं। वह किस तरह मेरी माँ को धोखा दे सकते हैं। मेरी माँ तो बहुत ही नेक और पर्देदार औरत थी। आज मुझे समझ आ रहा था कि बाबा ने कभी मुझे अपनी नौकरी के बारे में क्यों नहीं बताया था, क्योंकि बताने लायक ही नहीं था। जो काम बाबा कर रहे थे उसे देखकर तो मेरे ही होश उड़ गए थे। काफ़ी देर बाद जब बाबा कमरे से निकल कर गए और मालकिन भी वॉशरूम में चली गई थी, तो मैं और रिमशा वापस से छिपकर रिमशा के कमरे में चले आए। मेरे चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। रिमशा नहीं समझ पाई कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मेरे बाबा अकेली बेवा मालकिन के साथ क्या कर रहे थे। रिमशा मेरी तरफ देख कर कहने लगी, देख लिया फातिमा, तुमने कैसे पैसे कमाना कितना आसान है। इसी तरह माँ पैसे कमाती है और तुम्हारे बाबा को भी तनख्वाह मिल जाती है। हम लोग हर गुजरते दिन के साथ करोड़पति हो रहे हैं और हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। रिमशा के चेहरे पर बहुत फक्र था, जैसे उसकी माँ ने बहुत नेक काम किया हो, जबकि मैं जानती थी कि रिमशा उम्र में बहुत छोटी है। वह हर बात से अनजान है। वह अपनी माँ को एक हीरोइन समझती है। मैं उससे उम्र में काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मैं उसकी बात समझ गई थी। मैं समझ गई थी कि मेरे बाबा और मालकिन आपस में मिलकर दोनों आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वे सारा दिन किसी
उसका कयामत की तरह गुजर रहा था। फिर शाम के वक्त जब बाबा मुझे लेकर बंगले से वापस गए तो उन्हें मेरा चेहरा देखकर अंदाज़ा हो गया कि मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। बाबा कहने लगे कि फातिमा, तुझे क्या हो गया है? कोई नई फरमाइश ना करना। रिमशा की किसी चीज़ पर तेरी नज़र तो नहीं पड़ गई? बाबा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देखकर बाबा परेशान हो गए। जो भी था, मैं बाबा की इकलौती बेटी थी और बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने रोते हुए बाबा को बता दिया कि मैं जान गई हूँ कि वे बंगले पर क्या करते हैं और उनकी मालकिन कैसे इतनी अमीर हो गई है। मेरी बात सुनते ही बाबा के होश ठिकाने आ गए और वे गुस्से में कहने लगे, तुझे कैसे पता चला? मैंने बाबा को बताया कि मैं बिस्तर के नीचे रिमशा के साथ छिपी हुई थी। जब बाबा कमरे में आए और उनके पीछे ही मालकिन भी थोड़ी देर बाद कमरे में दाखिल हुई और जो कुछ लोगों के दरमियान मैंने वे सब देखा, कानों से सुन लिया। मेरी बात सुनकर बाबा ने सर पकड़ लिया और गुस्से से कहा कि ये बात अपनी माँ के आगे ना कहना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हम दोनों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मैंने गुस्से में बाबा से कहा कि आप हमारी भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी मालकिन के लिए कर रहे हो। आपने तो हमारे एतबार को तोड़ दिया है। बाबा, अगर ये सब आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई करे तो आप क्या करेंगे? मेरी बात सुनते ही बाबा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगे कि फातिमा, ऊपर वाले के वास्ते ऐसी बातें मत करना, मेरा कलेजा फट जाएगा। मैंने रोते हुए कहा, दूसरों का कलेजे को भी दर्द होता है। आपने तो कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं। मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि आप और मालकिन मासूम बच्चों को अगवा करके उन्हें बेचते हैं और आधे बच्चों के हाथ पैर काट कर उन्हें भिखारी बना देते हैं और आप भी उनका इस काम में साथ दे रहे हो, बल्कि उन बच्चों को भीख मांगने के लिए भी अड्डे तक भी छोड़ कर आते हो, जहाँ वे सारे दिन लोगों के सामने हाथ फैलाते बैठे रहते हैं। न जाने आपने और आपकी मालकिन में कितने मासूम बच्चों को मारा होगा, न जाने कितने बच्चों को आपने बर्बाद किया है। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि ये सब करने के बाद हमारे हालात बदल जाएंगे? मेरी बात सुनकर बाबा रोते हुए कहने लगे कि ना ही मैं उस घिनौने काम में शरीक हूँ और ना ही ये सब मैं करता हूँ। मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं इस वजह से इस नौकरी को नहीं छोड़ सकता। मेरा काम सिर्फ उन बच्चों को अड्डे तक छोड़ कर आना है जहाँ पर वे भीख मांगते हैं और वे मुझे इस बात की तनख्वाह मिलती है। मैंने नाराज़गी से बाबा से कहा, सच जानने के बावजूद इतने बड़े गुनाह को छुपाना गुनाह है और आपने सिर्फ अपनी नौकरी को बचाने के लिए ये गुनाह कर रखा है। आपको तो चाहिए था कि फौरन पुलिस को बता देते और आपने मालकिन जैसी औरत को गिरफ्तार करा देते। जब मैंने बाबा को बहुत दबाव डाला तो वे इस बात के लिए राज़ी हो गए थे और हम घर लौटने की बजाय पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए थे। बाबा ने ना सिर्फ अपना बयान रिकॉर्ड करवाया बल्कि मालकिन के सारी कौले कामों के पर्दाफाश कर दिया था और ये भी बता दिया कि रिमशा मालकिन की अपनी बेटी नहीं है, बल्कि मालकिन ने उसे कहीं से अगवा किया था, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मालकिन ने उसे अपनी बेटी बना लिया था। पुलिस ने बाबा का बयान रिकॉर्ड करके मालकिन को गिरफ्तार कर लिया और बहुत बड़ा गिरोह को पकड़ लिया गया। बाबा भी रोज बेरोजगार हो गए थे। रिमशा को हम अपने घर ले आए थे और कुछ वक्त बाद रिमशा के घर वालों का पता चल गया था। वे लोग सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। वह भी बहुत अमीर और करोड़पति लोग थे। बाबा का सच जानने के बाद उन्होंने बाबा को अपने बंगले पर माली की नौकरी दे दी थी और यूं हमारे हालात बदलने लगे थे। मालकिन बाबा को कितने ही पैसे क्यों ना देती, वह पैसा पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता था, क्योंकि वह हराम की कमाई थी और उसमें बरकत भी नहीं थी। लेकिन जब से बाबा ने माली की नौकरी शुरू की थी, बहुत कम तनख्वाह में ही हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए। सच ही कहा है किसी ने, हलाल की रोटी में बहुत बरकत होती है। धन्यवाद दोस्तों।